जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 आज हम लोग अब स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वी आर डिस्कसिंग द पोर्शन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम पार्टिकल्स की मोशन को स्टडी करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 से ऑनवर्ड जो है वो आप देख रहे हैं कि मैकेनिक्स का पोर्शन ही चल रहा है। किसी जगह हम लोगों ने लीनियर मैकेनिक्स की बात की है, किसी जगह हम लोगों ने रोटेशनल मैकेनिक्स या सर्कुलर जो है वो मोशन उसको डिस्कस किया है। तो चैप्टर नंबर 6 जो है ये फ्लूइड्स की मैकेनिक्स को डील कर रहा है। फ्लूइड्स के हवाले से फ्लूइड डायनामिक्स की हम बात करेंगे। तो व्हाट इज फ्लूइड? एक्चुअली सबसे पहले तो ये टर्म आपको क्लियर होनी चाहिए कि फ्लूइड किसे कहते हैं। तो फ्लूइड की जो डेफिनेशन है, जनरली अगर हम एक फ्लूइड को डिस्क्राइब करते हैं तो फ्लूइड जो है हम कहते हैं कि एनीथिंग विच कैन फ्लो इजीली। हर वो चीज जो इजीली फ्लो कर सकती है उसे फ्लूइड कहा जाता है। एनीथिंग विच कैन फ्लो इजीली, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड। आमतौर पर फ्लूइड की डेफिनेशन में हम दोनों वर्ड्स यूज करते हैं, लिक्विड्स की बात भी करते हैं और गैसेस की बात भी करते हैं। ये एक मिसकॉन्सेप्शन है बहुत सारे लोगों के। आमतौर पर फ्लूइड्स में जस्ट वो लिक्विड्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन फ्लूइड में दोनों चीजें शामिल हैं, लिक्विड्स भी शामिल हैं और गैसेस भी शामिल हैं। ठीक है। सो आमतौर पर दो तरह की इसकी ब्रांचेस हैं। एक है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स कौन सी होगी? जो कि डील करेगी फ्लूइड्स एट रेस्ट को। जो स्टैटिक फ्लूइड्स हैं उनकी बात होगी, जहां पे जैसे एक टैंक में अगर पानी जो है वो खड़ा है तो वो वहां पर फ्लूइड स्टैटिक सप्लाई होगी। और दूसरी जो ब्रांच है दैट इज फ्लूइड डायनामिक्स, जो कि आप इस चैप्टर में जिसको स्टडी करेंगे। तो फ्लूइड डायनामिक्स क्या है जी? फ्लूइड डायनामिक्स इज द ब्रांच विच डील्स विद द फ्लूइड्स इन मोशन, मूविंग फ्लूइड्स की जहां पे हम बात करेंगे, दैट इज डिस्कस्ड इन फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है। सो जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 6, तो दैट इज अबाउट द फ्लूइड डायनामिक्स। तो फ्लूइड्स इन मोशन जहां पे हम डिस्कस करते हैं उसकी बात होगी यहाँ पे। ठीक है जी। आमतौर पर तो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच है फ्लूइड्स के हवाले से जब आप इसकी मोशन को स्टडी करते हैं। लेकिन मेनली ये जो चैप्टर है ये दो कंजर्वेशन प्रिंसिपल्स पे बेस करेगा। हम जस्ट इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो उसकी जो डिटेल है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो वो जो दो बेसिक कंजर्वेशन लॉज हैं वो कौन से हैं? एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो मैस के कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली आप इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो भी आगे आएगा हमारा टॉपिक। और एनर्जी की कंजर्वेशन के रेफरेंस से हम डिस्कस करेंगे जी बर्नौलीज इक्वेशन को, और फिर उसकी एप्लीकेशंस भी हैं। तो ये दो बेसिक इक्वेशंस हैं जी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज इक्वेशन, जो कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा, जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि फ्लूइड्स के साथ लिंक की जाती हैं, रिलेट की जाती हैं, उसमें सबसे पहली टर्म है विस्कोसिटी। ठीक है जी। विस्कोसिटी क्या होती है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है? तो विस्कोसिटी की डेफिनेशन है द फ्रिक्शनल इफेक्ट between the different layers of a flowing fluid, that is called viscosity। कि फ्लूइड, अगर कोई भी फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसकी दो लेयर्स के दरमियान, जैसे अगर सपोज ये फ्लूइड जो है ये मूव कर रहा है जी, और इसकी ये जो दो लेयर्स हैं इनके दरमियान में जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होगा, द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, उसको हम लोग नाम देते हैं विस्कोसिटी का। तो ये फ्लूइड की डायनामिक्स को मेजर करने का एक बड़ा फंडामेंटल पैरामीटर है कि आप इस चीज का जो है वो अंदाजा लगाते हैं कि कोई भी फ्लूइड कितना इजीली फ्लो कर रहा है या कितना मुश्किल से फ्लो कर रहा है। इस चीज का ताल्लुक उसकी विस्कोसिटी के साथ है। ठीक है जी। द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है। सो आमतौर पर
जो है वो जैसे आप लोग जानते हैं कि थिक टार है या हनी है, ठीक है, शहद, इनकी विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है क्योंकि ये इजीली फ्लो नहीं कर सकते, ठीक है। सो ऑन दी अदर हैंड अगर आप पानी की बात करें या एयर की बात करें तो उनकी विस्कोसिटी काफी कम है और उसकी वजह से वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। सो ये एक टर्म है और इसको मेजर करने का भी फिर एक पैरामीटर है। विस्कोसिटी तो आप लोगों ने बता दी कि इट इज द फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। लेकिन इसको मेजर करने का जो पैरामीटर है उसके उससे हम नाम देते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है जी। आमतौर पर ग्रीक लेटर एन ये लिखा हुआ है लेकिन इसको आमतौर पर ईटा रीड करते हैं, ईटा, ठीक है। सो ईटा जो है ये विस्कोसिटी मेजर करने का एक पैरामीटर है। किसी भी फ्लूइड की विस्कोसिटी को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो जिस पैरामीटर से हम मेजर करेंगे उस पैरामीटर को नाम दिया जाता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, ठीक है जी। हर एक फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है जिससे हम इस चीज को मेजर करते हैं कि ये फ्लूइड कितना इजीली फ्लो करेगा या कितना डिफिकल्ट वे में वो फ्लो करेगा। ये चीज हम इससे मेजर करते हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है, ये साइड पे इंफॉर्मेशन पे जो आपको मिलेगा, विस्कोसिटीज ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस एट 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। सो ये टेबल जो है जी इसमें डिफरेंट मटेरियल्स की विस्कोसिटीज गिवन है। तो एयर की क्या है जी 0.019। अब ज्यादातर बच्चे इसी तरह याद रखेंगे कि जी एयर की 0.019 है, लेकिन आपने ये नहीं भूलना कि यहाँ पे ये 10⁻³ का जो फैक्टर है ये यहाँ पर बेटा लिखा हुआ है। तो एक्चुअली एयर की विस्कोसिटी है 0.019 इंटू 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट है। ये कैसे आता है ये भी मैं बताता हूँ आपको। एसीटोन है 0.2 इंटू 10⁻³ ये एक्चुअली ये सबका कॉमन फैक्टर उसने ले लिया यहाँ पे, ठीक है। सो एंड सो ऑन, पानी की 0.8 इंटू 10⁻³ है, प्लाज्मा की 1.6 है, ग्लिसरीन की 6.29 है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टेबल आप लोगों ने तैयार कर लेना है, ठीक है। सो ये एक बात हो गई, ये टेबल के हवाले से बात हो गई। अच्छा, अब कोई भी फ्लूइड जो है वो जैसे हमने बताया कि उसकी जब फ्लो करेगा तो उस चीज को मेजर करने का पैरामीटर है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी भी फ्लूइड के क्रॉस मूव करता है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उस फोर्स को हम लोग नाम देते हैं जी ड्रैग फोर्स। तो ड्रैग फोर्स इज एक्चुअली when an object is moving through a fluid it experiences a retarding force। जैसे आप पानी में तैरते हैं तो पानी आपकी बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाता है, एक अपोजिंग फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स लगाता है। उस फोर्स को नाम देते हैं ड्रैग फोर्स का, ठीक है जी। और जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स भी बढ़ती है, ठीक है। सो ये पॉइंट याद रखना है कि जैसे अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो एयर आपकी बॉडी पे जो है वो एक ड्रैग फोर्स लगा रही है। जैसे जैसे आपकी बाइक की स्पीड बढ़ेगी उसके अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ रही है, वो भी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। सो ये एक चीज आ गई यहाँ पे। और इसको जो है वो हमने मेजर किस तरह से किया था। तो ड्रैग फोर्स जो है वो अगर एक आप बात करते हैं एक स्फेरिकल ड्रॉपलेट के हवाले से यहाँ पे केस डिस्कस किया कि अगर सपोज एक स्फीयर ऑफ रेडियस आर है, ठीक है जी, वो फॉल कर रहा है मूविंग स्लोली विद स्पीड v, ठीक है। और जिस फ्लूइड के थ्रू फॉल कर रहा है उसकी विस्कोसिटी n दे दी है आपको, तो उसकी ड्रैग फोर्स मेजर की जाती है बाय दी स्टोक्स लॉ कि F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये इसका फार्मूला हमें मिल जाता है जी। ये एक्चुअली ये किस तरह आया ये जरा देख लें आप। कि मैंने भी बताया कि ड्रैग फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रही है जी। ड्रैग फोर्स डिपेंड कर रही है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इट डिपेंड्स अपॉन द रेडियस, इट डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इन तीनों को इकट्ठा करके लिखूंगा तो ड्रैग फोर्स बन जाएगी ईटा आर वी। और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन आप खत्म करते हैं जी तो ड्रैग फोर्स का फार्मूला आ जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आता है 6 पाई, ठीक है जी, जो कि डायमेंशनली हम मेजर कर सकते हैं। तो 6 पाई ईटा आर वी।
तो ये फार्मूला है जी आपका, ये रिलेशन है जिसे हम लोग एक्चुअली क्या नाम देते हैं, दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ। ठीक है जी। सो स्टोक्स लॉ जो है वो यहाँ से हम देख रहे हैं। और जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा का यूनिट कैसे निकाला है, तो वो यहाँ से आपको मिल जाता है। क्या अलहदा करें, एफ ओवर 6 पाई आर बी। अब फोर्स का यूनिट आप लोग जानते हैं कि दैट इज न्यूटन। ठीक है, 6 पाई का तो कोई यूनिट नहीं होता, आर का यूनिट होता है मीटर और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। तो इट बिकम्स, ये ऊपर जाके सेकंड हो जाएगा और पर मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये इसका बेटा हमें ऐसा यूनिट मिल जाता है। ठीक है, दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चैप्टर नंबर 1 में भी अगर आपको याद हो तो वो एक एग्जांपल में हमने इसको फाइंड किया था। या अगर मजीद ओपन करना चाहते हैं तो यूं भी लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह आ गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड साथ है, पर मीटर स्क्वायर साथ है। सॉल्व करें तो ये -2 + 1 वो बचा जी -1, और -2 + 1 वो बचा -1। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड ये इस तरह भी लिखा जा सकता है। और यहीं से आप फिर इसकी डायमेंशन भी मेंशन कर सकते हैं, जो कि क्या होती है, डायमेंशन होती है जी इसकी m l-1 और t-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ ईटा। ठीक है, डायमेंशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या जिसे रीड करते हैं ईटा। तो ये इसकी डायमेंशन आ गई, और ये इसका यूनिट इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। सो ये डिस्कशन जो है जी आज के लेक्चर में हम लोगों ने की है, जो डिस्कस किया है हम लोगों ने। आज का जो पॉइंट था वो था दो बेसिक टर्म्स की बात की है, विस्कोसिटी की और ड्रैग फोर्स की। कि विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की फ्रिक्शन को मेजर करने का एक पैरामीटर है। ठीक है, जिसको मेजर करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और एक ड्रैग फोर्स क्या होती है, जो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसी भी फ्लूइड के क्रॉस, ठीक है, जब वो उसके क्रॉस मूव कर रहा होता है तो एक अपोजिंग फोर्स वो एक्सपीरियंस करता है, जो कि हम मेजर करते हैं बाय स्टोक्स लॉ। दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज याद रखें, ये चूंकि इस लेवल पे भी डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन हायर स्पीड्स पे ये फार्मूला इस तरह नहीं रहता। ठीक है, वहां पे फिर v के साथ नहीं सिंपल उसका रिलेशन रहेगा, वहां पे जो है वो ये फार्मूला आमतौर पर v स्क्वायर के साथ इसका रिलेशन आपको मिलता है जी। ठीक है, वो भी एक अलग डिस्कशन है, लेकिन फिलहाल उसकी हम बात नहीं कर रहे। तो खैर आज का टॉपिक जो है जी वो इसके हवाले से था। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप जरूर उसे मेंशन करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।